ओके जेंटलमैन, आज बात करेंगे हम लोग जो अभी ममता को 4 मई को उसका पतन हुआ है वेस्ट बंगाल में और जनता ने इसकी सत्ता को उखाड़ फेंका है, उसके ऊपर में बात होगी। इसको ऐसे ही नहीं लोगों ने इसके नकारा और इसकी सत्ता को उखाड़ फेंका और इसका पतन कर दिया। राजनीतिक तौर पे इसका पूरे का पूरा जो है खत्म होगी ममता वहां से। जरूर इसके पास में सीटें 80 लेकर बैठी हुई है, लेकिन इसके बाद में इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों? इसकी पार्टी के अंदर में बहुत बड़ा स्प्लिट आएगा। क्यों? दो किस्म के इसमें इसकी पार्टी के अंदर ही बंदे थे। एक तो लोगों की सुनवाई नहीं थी और एक बंदे थे पूरे गुंडागर्दी वाले। जो गुंडागर्दी वाले थे वो दूसरे बंदों को बोलने नहीं देते। 100% जैसे ही बीजेपी 9 तारीख से बाद में गवर्नमेंट में बैठेगी, इसकी पार्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे और ममता का काम खत्म है। इसके बाद में ममता का रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो जेंटलमैन, इसके पीछे में जो 10-12 रीजन है हम लोग उन पे भी बात करेंगे। और इसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चलते हैं कि ये यार वेस्ट बंगाल में जो ये हुआ है अभी, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, ऐसा है यार, 34 साल का सीपीएम का जो रूल था, ठीक है, उससे लोग बहुत परेशान थे। सीपीएम के रूल के दौरान मैं भी 7.5 साल जो है उसी एरिया में पोस्टेड था और मैंने देखा कि यार जब कोई वो इलेक्शन आती थी, कोई बंदा वोट डाल के आता था तो हम लोग पूछते थे, दादा वोट किसको डाला। क्यों? उन दिनों में सीपीएम और कांग्रेस से 2 ही धड़े थे, इनके अलावा कोई तीसरा था नहीं, ना ममता थी ना बीजेपी थी उन दिनों में। तो जब हम लोग पूछते थे कि यार आपने वोट किसको डाला, तो वो हमारे कान में आकर बताता था कि दादा मैंने वोट तो जो है कांग्रेस को डाला है, लेकिन आप किसी को बता मत देना, नहीं तो मेरा घर जला देंगे, मेरे को परेशान कर देंगे। तो सीपीएम में जो था उन दिनों में डब्बे में वोटें डाली जाती थी और बैलेट बॉक्स के पूरे बॉक्स चोरी हो जाते थे और पूरे के पूरे गांव की वोटें जो है वो लोग लूट लिया करते थे और जनता के घर जला दिए जाते थे जो बंदा इनके अगेंस्ट में वोट डालता था। तो उसी सत्ता को उखाड़ने के लिए उन दिनों में जो कांग्रेस से जो है एक ममता ने जन्म लिया, ठीक है। तो ममता ने उन दिनों में जो है कम्युनिस्टों के अगेंस्ट में लड़ना शुरू किया। यहीं से जन्म होता है तृणमूल का। तृणमूल जो है बाद में अलग हो जाती है और अलग होके अपना जो है एक पार्टी बना लेती है और कांग्रेस को बाय बाय कर देती है। और उसके बाद में जो है जैसे ये 2006 की इलेक्शन में आती है, इसके हाथ में बहुत कुछ नहीं लगता। उसके बाद में ये जो है 11 में आती है, तो 11 में आने के बाद में फिर ये अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और जैसे इसकी गवर्नमेंट बनती है उसके बाद में 11 के बाद में बीजेपी जो है अपने पांव पसारने शुरू कर देती है और सीपीएम का और कांग्रेस का काम खत्म हो जाता है। और फिर क्या होती कि जितने सीपीएम के गुंडे थे या सीपीएम के जितने भी गदर बड़े बंदे थे, वो सारे के सारे जो है इसमें टीएमसी ज्वाइन कर जाते हैं। और फिर जो टीएमसी जो है वो भी जो है ऑलमोस्ट जो है कम्युनिस्ट वाली लाइन पे वर्क करना शुरू कर देती है। जो इनके बंदा अगेंस्ट में बोलता है, जब थोड़ा सा भी डेमोक्रेटिक वे में थोड़ी सी इनके गवर्नमेंट को कोई चैलेंज करता है या गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है या इनकी वर्किंग को क्वेश्चन करता है, उनके ऊपर में अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसका जो है कैडर ही इस तरीके से बना दिया जाता है कि ठीक है, इसको जो है जैसे मतलब पहले जमाने में एक मुगलों का होता था कैडर, तो उन्होंने गली गली में एक बंदा अपना लगा रखा था कि पूरी जनता को कंट्रोल करने के लिए, पूरा नजर रखने के लिए। वैसे इन्होंने जो टीएमसी ने अपना जो है एक प्रोग्राम बना रखा था कि पूरी गली तक अपना कैडर पहुंचा रखा था कि नजर रखो, जो भी आपके 10-12 घर है इनके बीच में कोई दूसरा बंदा सांस ना ले इधर राइट लेफ्ट का, और सारा बंदा टीएमसी को ही फॉलो करे। तो जेंटलमैन, वो चीज से आके उसमें बाद में क्या हो गया कि बहुत कांड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो लेडीज के जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत मुद्दे आ जाते हैं। जो आरजी कार्स हॉस्पिटल वाला मुद्दा आ जाता है, उसके अलावा जो संदेशा खाली वाला मुद्दा आता है, उसके अलावा बहुत सारे कांड होते हैं। किस किस का नाम लेंगे। तो इसके बीच में कट मनी चलती है, करप्शन हो जाती है, दुनिया भर का कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। जब इसके ऊपर में दुनिया परेशान आ जाती है, तो फिर बीजेपी जब इसके साथ में इलेक्शन में आ जाती है 2016 में, तो उसको जो है 3 सीटें मिलती है। और उसके बाद में फिर बीजेपी जब 21 में इलेक्शन लड़ती है तो उसको 77 सीटों का गेन होता है। ऑलमोस्ट जो है 37% उसका वोट शेयर भी हो जाता है। और कांग्रेस और सीपीएम वगैरह सारे का सारा जीरो हो जाते हैं दोनों। और ये क्लियर कट उसी दिन से शुरू हो गया था 21 में कि जब एक स्ट्रॉन्ग सीट पे या स्ट्रॉन्ग होल्ड पे बीजेपी अपोजिशन में बैठ गई थी, तो वहीं से एक बीजेपी को पता लग गया था कि ठीक है, अभी इस बार हम लोग 21 में मिस करे हैं, लेकिन आने वाले 26 में 100% जो है
बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी बन जाती है और आपका कैडर सारा फैल जाता है और आपके पास में वोट शेयर बन जाता है। तो जो व्हाट्सएप भगत हैं, जहां मोदी विरोधी हैं, उनको सामने मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके थोड़ा अखबारें पढ़े, पूरी हिस्ट्री पे जाएं, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाएं कि क्या ऐसा संभव था कि अभी इसके ममता के अगेंस्ट में इतनी एंटी कैंपेन्सी थी और इसकी दुनिया परेशान थी। किसी भी वजह से जो ममता का जो है चौथा टेन्योर का कोई साधन नहीं था। 100% ममता ने हारना था, जितना मर्जी ताक लगाए। इसको ऐसा है कि जो इसके मूर्ख कार्यकर्ता थे, जहां इसके जोश वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसके दिमाग में भर रखा था कि कैसे भी हम लोग जीत जाएंगे, कैसे भी सीट निकाल लेंगे, कैसे भी करेंगे। लेकिन क्या हो गया, इनको पड़ गया उल्टा। इस बार क्या हो गया कि जो फालतू की वोट थी, जो डेथ वाली वोटें थी, जहां इधर उधर की डबल वोटिंग थी, ठीक है, डबल वोटिंग वाला केस जो है हमारा खुद का घर का केस था, मेरी वाइफ का डबल वोट थी, ठीक है। डबल वोट का ये नहीं मतलब कि हमारा फॉल्ट था उसमें, उसकी बैचलर के टाइम की जो वोट थी हमें नहीं था पता कि वो वोट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब भी SIR वाला मुद्दा आया तो उस टाइम वो चीज पकड़ में आई कि भाई आपका जो वोट है, आपके नाम पे वोट जो है वहां भी एग्जिस्ट कर रहा है अंबाला कैंट में। तो फिर उस वोट को कैंसिल कराने के बाद में फिर उसका जो है यहाँ जो चंडीगढ़ का वोट है वो उसका स्टैंड करता है, ठीक है। तो सिमिलर वे मेरा 2 जगह का एड्रेस होने से मेरा भी 1 जगह का वोट जो है कैंसिल होने के बाद में दोबारा से वोट बना है। तो SIR में जो डेथ वाला था, जो डबल केसेस थे, जहां इधर उधर के थे वो केसेस थे, तो उनको केसेस को सुधारा गया है। वो जो फालतू की वोटें थी, जो TMC कैडर था, उनको जो है वो पोल करता था, ठीक है। और वो जो बूथ लुटने वाले काम थे वो उनके होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो SIR ने भी जो है इनको थंब लगाया है। उसके बाद में क्या होगा कि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट तकड़े लेवल पे करा है इस बार इलेक्शन कमीशन का, आई थैंक्स टू द इलेक्शन कमिश्नर, कि जो इतनी डेथ केस होते थे, इतने पहले मर्डर हो जाते थे पोलिंग के दौरान में, इस बार वो चीज़ें नहीं हुई और बहुत सिक्योरिटी मजबूत रही है। और जो मजबूत सिक्योरिटी थी उस वजह से TMC की गुंडागर्दी नहीं चली और बिल्कुल लोगों ने खुलकर वोटिंग करा है इस बार। तो ये जो है ममता का जाना तय था, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो भक्त है, जहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले बंदे हैं, जो व्हाट्सएप पे अलावा बाकी जगह में कोई इनको कोई दिमाग ही नहीं चलता, खाली व्हाट्सएप ही इनके सामने में जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया उसी को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं कि यार इसके ऊपर में थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि यह क्या है, इसकी परसेंटेज ऑफ वोटर्स क्या थी, क्या था, क्या होना चाहिए था, ठीक है। अगर SIR नहीं होती, अगर इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं होता तो कांग्रेस को 1 सीट ना मिलती। कांग्रेस पहले 0 पे थी, 2 जो कांग्रेस को सीटें मिली है वो भी उसी बदौलत मिली है, और जो CPM को 2 सीटें मिली है वो भी उसी बदौलत मिली है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं होती, जहां इतना मतलब SIR वाला मुद्दा ना होता, तो ये जो है TMC जो है इतनी हावी हो रखी थी उस एरिया में और इनको कोई कंट्रोल नहीं था कर पा रहा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी को आई से दैट कि ये जो कांग्रेस को भी जो है इसको अप्रिशिएशन करना चाहिए कि यार ये जो है इनको वोटें मिली है वो उसी बदौलत मिली है। अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं होने पे इनको 0 वोट मिलती थी उधर। इनके लिए जो TMC बिल्कुल जड़ से उखाड़ करती, TMC ने इनके साथ में अलायंस क्यों नहीं करा? अगर इतना इनके साथ में दोस्ती थी तो अलायंस क्यों नहीं करा, ठीक है। तो ये चीजें जो है एक खाली आप इलेक्शन से पहले आपका मुद्दा कुछ था, जो TMC है उसको हराने के लिए CPM भी चाहता था कि ये TMC हार जाए, कांग्रेस भी चाहता था कि ये हार जाए एक बार TMC, और उसके बाद में BJP इसको हरा सकती है। जब BJP गवर्नमेंट में आ जाएगी फिर इसके अगेंस्ट में हम लोग अपोजिशन में खुल के अगली जो इलेक्शन है उसके बाद में इसके लड़ेंगे। जो 31 की इलेक्शन आएगी उस टाइम कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट है दोनों मिलके और फिर एक प्रॉपर जो है इन हो सकता TMC भी उनके दिनों में इनके साथ में अलायंस आ जाए। तो ये 26 की इलेक्शन की तैयारी नहीं, ये इनकी 31 की इलेक्शन की तैयारी थी कि TMC कैसा भी हार जाए। हाँ, अभी जो है राहुल गांधी को जो है इसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है अपोजिशन के लिए दिल्ली में, तो अभी इसको बेवकूफ बनाने के लिए ममता को अपनी स्टेटमेंट को टर्न कर रहा है। और ममता भी उसमें हैप्पी है कि ठीक है उसको थोड़ा सा आसान बुद्धि मिल रही है कि हाँ नहीं 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 इसमें जो है वोटों के साथ ये हो गया, काउंटिंग के साथ में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यार कमाल हो गया, इलेक्शन कमीशन तो एक है दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन उसके साथ में हजारों के हजारों एम्प्लॉइज है जो स्टेट के भी या सेंटर के भी है। क्या सारे के सारे बकाऊ हो जाएंगे? ऐसा संभव है कोई?
यार एक स्कूल में मान लिया 10 टीचर है, 10 टीचरों में कम से कम 3 या 4 फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। कोई बंदा अकाली दल का है, कोई बीजेपी का, कोई बंदा कांग्रेस का है, कोई कहता मैं आम आदमी पार्टी का हूं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जितने पोलिंग ड्यूटी पे लगे हुए सारे के सारे जो बंदे हैं कि बीजेपी के हो जाएगा? संभव है? कोई बंदा ऐसा कर सकता है? फिर दूसरा कहते हैं कि एसआईआर में वोट डिलीट हुआ। यार एसआईआर में वोट डिलीट हुआ तो क्या संभव है कि एसआईआर में वोट जितना डिलीट हुआ है वो सारे के सारे वोटिंग डालने वाले जो बंदे थे वो टीएमसी के ही थे? ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सब फालतू का बकवास है, इनसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फाली प्रोपेगेंडा है अपनी कमजोरियां को छिपाने के लिए। ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा ही आपको लग रहा है तो आप इतनी छोटे छोटे केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आप पूरा डाटा इकट्ठा करके आप एक पिटीशन डालिए ना, पिटीशन डालिए, केस लड़ो। केस क्यों नहीं डालते आप? क्यों आपके पास है नहीं है? और एसआईआर में जितने नाम डिलीट हुए उनके कितने के बंदों ने एप्लीकेशन, कितनों ने केस लगाए हुए कि भाई हमें जो है वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, जहां हमें इसमें क्यों डिलीट किया गया? किसी ने क्वेश्चन किया है? जिसकी डेथ होगी वो डिलीट होएगा, जो बंदा गलत है उसका डिलीट होएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जेंटलमैन, हम लोग सारी इसके ऊपर में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जो इसके 11-12 पॉइंट जो मेन है इसके पतन के, उसके ऊपर में बात करेंगे। आप मेरे साथ कर्नल व्यू चैनल पर बने रहिए। मैं कर्नल डीजीएस ब्रार आपको पूरा इसमें चिट्ठा खोल के बताऊंगा कि इसके पतन जो है ऐसा नहीं हुआ। इसके पतन के जो रीजन है, इसने पतन के लिए जो अपना पूरे का पूरा जो है इसने कुकर कर्म जो करे हुए थे टीएमसी ने, उसी का खमियाजा भरा हुआ है। ठीक है, आज जो जितना भी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, इतना पब्लिक का समर्थन मिल रहा है बिफोर द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन, जो काउंटिंग के ऊपर इतना बड़ा समर्थन जनसलाब उमड़ा हुआ है, तो क्या ये जनता क्या बेवकूफ़ है? आप जो है एक इतनी जो जनसमर्थन मिला हुआ है आप उनको नकार रहे हैं। आप उनके जो सपने हैं, जहां उन्होंने जितने उत्साह से वोट डाला है, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो झूठ बोलने वाले जो मकरे हर एक जगह हमेशा ही वो जो ईवीएम को रोते रहते हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को रोते रहते हैं, इनका भला नहीं हो सकता। ये हमेशा रोते रहेंगे जितनी देर तक अपना सुधारेंगे नहीं। अभी कांग्रेस की रैलियां अगर बीजेपी से कंपेयर करी जाए तो 10% भी नहीं है। वहां ना राहुल गांधी ने करी रैली, ना इसकी सिस्टर ने प्रियंका जी ने करी है। ठीक है, और कम्युनिस्टों की कितनी रैलियां हैं। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के रैली या हर नुक्कड़ में वो पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर जगह में उन्होंने अपनी नुक्कड़ सभा करी है। तो आप ऐसे ही एक मुंह खोल के कह देना, जहां इनके जो भक्त है, जहां जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप वाले भक्त है, जहां इनके जो मोदी विरोधी है, उन्होंने एक पास एजेंडा बना रखा, मुंह फुला लेते हैं आगे से और इतना बोलना शुरू कर देते हैं, जी ये वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। आप प्रूव करके दिखाओ ना कैसा हो गया। खाली अपना बकवास करी जाना, बेमतलब की ऐसे बहाने लगाई जाने, और टीवी चैनलों पे आके वो मसाला देके इनको मूर्ख बना के चले जाते हैं। और उसके बाद में आप छुट्टियों में निकल देते हैं। और जो भगत है, जहाँ मोदी विरोधी है, वो बस इसी काम में लगे रहते हैं कि नहीं यार वोट चोरी हो गया, ऐसा चोरी हो गया, वैसा चोरी हो गया। जिस टाइम पंजाब में इलेक्शन होती है, जहाँ केरल में जीता है, जहाँ तमिलनाडु में जो नई पार्टी है उसने जीता, वहाँ नहीं मुंह खुलता। जहाँ बीजेपी जीत गया वहाँ इनका मुंह खुलना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जेंटलमैन, आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जो है अभी पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या पतन के कारण है। तो जेंटलमैन, अभी हम लोग बात करते हैं जो 12 पॉइंट इसके मेनली है कि जिनकी वजह से इसका पतन होता है, जहां इसका जो सत्ता चले जाती है ममता के हाथ से। जो इसका पहला पॉइंट आ जाता है शिफ्ट ऑफ सराउंडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो जो इसका पॉलिटिकल जो सराउंडिंग चेंज होता है 2021 के बाद में क्या हो जाता है कि उड़ीसा में भी गवर्नमेंट आ जाती है एनडीए की, बीजेपी की, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो है इसके नियर बाई स्टेट है, उसमें भी जो है इसका बीजेपी का गवर्नमेंट आ जाता है। साथ ही साथ बिहार में भी इसका जो है एक बीजेपी का सॉलिड गवर्नमेंट आ जाती है। तो वो जो एनडीए का प्रभाव पड़ोस में इसके आना शुरू हो जाता है। और असम में तो पहले से गवर्नमेंट थी इसकी अपना एनडीए की, और जिसको बीजेपी की गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो गया कि जो लोकल बंदे हैं, जहाँ वेस्ट बंगाल के बंदे हैं, उनको ये था कि वहाँ आयुष्मान की स्कीम मिल रही है, जहाँ उधर जो है दुनिया भर का चेंजेस आया हुआ, जहाँ उसका डेवलपमेंट देख के थोड़ा सा इनको लगा कि नहीं यार हमारे स्टेट में थोड़ी सी गुंडागर्दी ज़्यादा है, हमें भी जो है कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट को बदलना चाहिए।
तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा क्या हो गया, कम्युनल क्रॉस बॉर्डर सेंटिमेंट्स को क्या हो गया कि जो इसका बॉर्डर के जो था वो क्रॉसिंग बहुत हो रही थी और बांग्लादेशी काफ़ी इसमें क्रॉसिंग करके आ रहे थे। क्या होता कि लोकल जो पुलिस है जब रात दिन में वो क्रॉस करके आ जाते हैं तो उसको बाद में जो लोकल पुलिस अगर उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं करती या पॉलिटिकल लीडरशिप उसके अगेंस्ट में हार्ड एक्शन नहीं लेती तो उनका सेटलमेंट करना बड़ा आसान हो जाता। तो फिर जो बांग्लादेश में जो उधर हिंदुओं के ऊपर में काफ़ी अत्याचार होता है, जिस टाइम शेख हसीना की गवर्नमेंट अखाड़ फेंकते हैं तो उस टाइम उसमें क्या होता है कि जो जमाती है ISI के साथ में मिली हुई पार्टी है वो वहाँ गवर्नमेंट पे आ जाती है, तो वहाँ हिंदुओं पे काफ़ी जो अत्याचार हो जाता है। तो वो एक फियर फैक्टर था बंगाली पीपल्स के अंदर के यार कहीं हमारे भी स्टेट में जो है कहीं आने वाले टाइम में ऐसा कोई अत्याचार ना होना शुरू हो जाए जहाँ ये जो बंदे इधर इतने घुसते जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में ये कहीं कोई और ना शरारत कर दे। तो वो एक फैक्टर था उनके दिमाग में। ठीक है, फिर क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी जो 3 नंबर पे आ जाता कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसने काम कोई ढंग के किए नहीं थे। जब से बैठ गई थी इसको लगता था कि मैं वेस्ट बंगाल में जैसे एक वहाँ एलिजाबेथ बैठी हुई थी UK में तो वैसा ही मेरा भी चलता रहेगा, मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मेरा का जो है सारा मजबूती है। जो 2021 में इसको इलेक्शन जब जीती है इतने हल्ला गुल्ला के बावजूद भी, तो उसके बाद में इसको इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि इसको लगता था कि मेरे को बीजेपी या कोई भी दुनिया की ताकत यहाँ से उखाड़ नहीं सकती, मैं यहाँ बैठी रहूँगी। तो इसने काम दाम कुछ नहीं किया, इसने दुनिया भर के इसके अंडर में जो है केसेस हो जाते हैं, तो इसने खाली जो है अपनी जो है इसी के ऊपर में लगी रही कि अपने कॉन्फिडेंस में कि यार मेरे को कोई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंटी कैम्पेनेंसी जो है इसके अगेंस्ट में तैयार होती गई और इसके कामों पे इसने फोकस नहीं किया, वेलफेयर स्कीम में नहीं इसने ढंग से चलाई। और 4 नंबर आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ करप्शन एलिगेशन। इसके लीडरों के ऊपर में बहुत बड़े बड़े करप्शन केसेस थे और बहुत ह्यूज मनी पकड़ा गया उनके पास से। और वो जो थे वो जब से 2011 में गवर्नमेंट बैठी तब से वो बंदे बैठे हुए थे, उनके किसी के अगेंस्ट में इसने एक्शन नहीं लिया और ये हमेशा उसका साथ दे रही थी। बाकी इसका जो भतीजा था उसने बहुत बड़ा सिंडिकेट बना रखा था, तो वो जो सिंडिकेट था उसका वो कहीं ना कहीं जो है बहुत मजबूती से अंदर काम कर रहा था। तो करप्शन केसेस बहुत बड़ी इसकी जड़ थी इसकी गवर्नमेंट उखड़ने के लिए। फिर चेंज इन वोटिंग पैटर्न्स, जो चेंज इन वोटिंग पैटर्न अभी क्या हो गया कि जब SIR हो जाता है जहां उसके बाद में कांग्रेस जो है 294 सीटों पे अपने जो कैंडिडेट उतार देती है, साथ ही साथ कम्युनिस्ट भी आ जाते हैं। तो क्या होता कि इन कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने एक प्लान बनाया कि पहले इसको जो है TMC को अखाड़ा जाए और बीजेपी को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा तो बीजेपी जो है इसको निकाल फेंकेगी। उसके बाद में 2031 की हम लोग इलेक्शन में लड़ेंगे। तो जो CPM है जहां कांग्रेस है उसका 2031 की इलेक्शन के लिए तैयारी के लिए उन्होंने जो है इसके साथ में खेला है ममता के साथ में। और उसी वजह से क्या हो गया कि 2 वोटें जो दो सीटें जो है कम्युनिस्टों को भी मिलती है और 2 ही जो सीट है कांग्रेस को भी मिलती है। अगर ये इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं करता इलेक्शन कमिश्नर, जहां मान लिया कि इस तरीके से जो वहां साफ सुथरी इलेक्शन नहीं हो पाती, तो इन दोनों को 2-2 जो MLA की सीट थी वो नहीं थी मिलती, ये 0 पे रहते थे दोनों, इनका बहुत बुरी हालत हो जाती। तो मुस्लिम वोट डिवाइड होने से क्या हो गया कि सारे का सारा वोट पैटर्न की वजह से मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसके ऊपर में जो है ममता छलांगे मार रही थी वो ही वोट बैंक जो है इसका 5-6% इसको धोखा दे गया और वहाँ से इसकी जो है पूरी सत्ता पंचर हो जाती है। और उसके बाद में जेंटलमैन 6 नंबर आ जाता ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी। तो जो बीजेपी दिखे कैडर बहुत बड़ा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद में क्या होता है कि इसकी डोर टू डोर सर्वे चलता है और इसमें क्या होता है जिस पार्टी को या जिस कैडर को या जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो एक फौजी सिस्टम की तरह पूरी जिम्मेवारी को निभाता है और उसके ऊपर में फॉलो अप एक्शन होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको काम दे दिया उसके बाद में पूछने वाला कोई नहीं है। और कैडर बहुत मजबूत है, बहुत सिंसियरली बहुत डिसिप्लिन के साथ से चलते हैं और उसके बीच में गुंजाइश नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ थी अपोजिशन आने के बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी उधर। ठीक है, फिर क्या आ गया कंसर्न्स ओवर वुमेन्स सिक्योरिटी।
जो इसका 7 नंबर पॉइंट आ जाता है कंसर्न्स ओवर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो देखिए जो वुमेन्स की सेफ्टी सिक्योरिटी थी, वो जो भी आपने मीडिया में सुन रहे हो कि रेप केस हुए, ये केस हुए हैं, या किसी को रात में घर बुलाया जाता है, जहाँ कोई इसके जो कार्यकर्ता थे, जहाँ इसके जो गुंडागर्दी वाले बंदे थे किसी के घर में चले जाते थे, ये सारा जो भी बदतमीजी हो रही थी, वो एक लेडीज होने के नाते ममता को उन चीज़ों को बियर नहीं था करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। जहाँ उनके उसमें एलिगेशन थे या कैसा भी था, लेकिन उनको पूरा जो है उनके सख्त एक्शन होने चाहिए थे। तो जो आरजे कार हॉस्पिटल में होता है, वो बिटिया के साथ में वो बेचारी को उसके रेप कर देते हैं, उसका मर्डर हो जाता है, वहीं जाके जो एविडेंस मिटाने के लिए वहाँ दीवार तोड़ी जाती है और पूरे जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है कि उसके कहीं ना कहीं खड़े हो जाता है पूरा टीएमसी लीडरशिप, तो बचाने की कोशिश की जाती है। तो वो एक बहुत घातक था, तो इसलिए जो था वो भी एक बहुत इसके अगेंस्ट में मुद्दा गया। फिर 8 नंबर पॉइंट आ जाता स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ बीजेपी। देखिए 2011 से लेके 2021 तक जब हम लोग देखते हैं तो जिस टाइम बीजेपी 2015 में आती है तो उसके पास में 10% के पास में वोट शेयर होता है, तो वहाँ से उसको लगता है कि थोड़ा सा और ग्रोथ होने की चांस है। लेकिन जैसे इनको 2021 के इलेक्शन में 38% वोट मिल जाते हैं, 77 एमएलए की सीट मिल जाती है, तो 100% बीजेपी को श्योर था कि हम लोग 2026 में आएंगे तो हमारे पास में जो वोट शेयर है वो 5 से 10% का जो वेरिएशंस है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और उसके लिए कवर अप करने के लिए क्या होता है कि आपको जो केडर है उसको और मजबूत करना पड़ता, डोर टू डोर करना पड़ता, आपको रैलियां करनी पड़ती है, आपको पूरा जो है नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ती है और आपकी सारी मजबूती पे लड़ना पड़ता। आपने स्कीमें जो है वो जो अड़ोस पड़ोस में चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, जो अच्छी स्टेटें परफॉर्म कर रही है, उनको लोगों के पास में लेके जाओ। वो चीज़ें सारे लोगों के कान में भरी गई थी और उस वजह से इनको पता था कि हम लोग जो है ये 5 से लेकर 10% वाला जो है गैप है वो कवर कर लेंगे। और जिस टाइम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आ गई थी उसी टाइम से ही बीजेपी का प्रोग्राम बन गया था कि हम लोग 26 में 100% जो है गवर्नमेंट में बैठेंगे और इसको खाड़ फेंकेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पॉइंट नंबर 9, टिल्ट टूवर्ड मिनोरिटी। तो जो गवर्नमेंट का या ममता का जो टिल्ट था मिनोरिटी की तरफ में, देखिए मिनोरिटी के साथ में आपको रहने में कोई हर्ज नहीं है, मिनोरिटी के साथ में आप स्कीमें ले आएँ, आप उनके साथ में चलें, लेकिन एक कम्युनिटी को आपने साइड करके दूसरी कम्युनिटी को आपने एम्पीजमेंट करना और उनको सिर पे चढ़ाना और उनकी बात के ऊपर में हर चीज़ जगह में हाँ मिलाना, वो एक बहुत खतरनाक था। देखे सुनने में आ रहा है जो न्यूज़ वगैरह में कि आसनसोल में एक मंदिर था और वो साल में 3 या 4 दिन खुलता था। यार ऐसा कैसा हो सकता है? बेशक उस एरिया में हिंदू कम्युनिटी के 10 बंदे या 5 बंदे या 2 बंदे 4 बंदे, अगर किसी की श्रद्धा है तो उसको मंदिर में जाने में क्या प्रॉब्लम है यार? क्या किसी स्टेट में मान लिया कि किसी मुस्लिम भाई का मतलब मिनोरिटी वाला का कम है तो क्या उसकी मस्जिद में जा उसकी पूजा पाठी में कोई रुकावट डाल सकता है? यार ये कैसी शर्मनाक बात है यार, ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है कि उनको बंदों को जो मंदिर में जाना चाहता है उसको मंदिर में जाना चाहिए, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाए, जिसको चर्च में जाना चर्च में जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिसको गुरुद्वारा में जाना गुरुद्वारा में जाए। ठीक है, ये अपनी जो हर एक बंदा उसी परमात्मा को मान रहा है जो पूरी दुनिया को चला रहा, कोई किसी तरीके से मान रहा, कोई किसी तरीके से मान रहा। यार मुझे नहीं लगता इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो जो मिनोरिटी का एम्पीसमेंट था जहाँ उनके बहुत ज़्यादा मतलब उनको लुक आफ्टर किया जा रहा था, वो भी इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में गया है। इसकी जो है पतन होने के लिए ये बहुत एक बड़ा फैक्टर था। तो अभी जेंटलमैन हम लोग आ जाते हैं इसका 11 नंबर जो रीज़न था। तो इसका 11 नंबर रीज़न इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस थी। आप देखें जैसे जैसे आप एक बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, आप अफसर लेवल पे, जब आप जूनियर लेवल पे होते हो, जब सीनियर लेवल पे पहुंचते हो तो आपको उतना ग्रेसफुल होना पड़ता है कि आप ज़्यादा बदतमीज होगे तो सबको पता लग जाता है कि आप सीनियर होने के बाद में आपको जो एक अथॉरिटी मिली है आप अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहे हो और आप जो लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे हो। हमारे कंट्री में एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास में बहुत ज़्यादा पावरें हैं और इन पावरों को ग्रेसफुली करना चाहिए, ना कि बदतमीजी करनी चाहिए, ना एरोगेंसी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में कोई चीज़ें रिपोर्टिंग हो रही है कि किसी के साथ में गलत हो रहा है, आपके गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, जहां आपके जो लीडर है, तो आपको सुनवाई करनी चाहिए, आपको एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है?
इलेक्शन तक आप एक पार्टी के होते हो, जिस टाइम इलेक्शन हो के आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठ जाते हो, आपको किसी ने वोट डाला है नहीं डाला है, वो बंदे को आपको बराबर का मानना है। ये तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, कभी भी किसी को 100% वोट नहीं डालती, ठीक है। लेकिन आप जो एक ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ की तरह मतलब चाहते थे कि मैं यहाँ बस जम गई हूँ, मेरे को कोई हिलाने वाला नहीं है, मेरे को कोई भी बंदा छेड़ नहीं सकता, मैं वेस्ट बंगाल में लाइफ भर के लिए बैठी रहूँ, वही सपना जो केजरीवाल का था कि मैं दिल्ली में बैठा रहूँगा, मेरे को कोई हिलाने वाला नहीं है। ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री में सोच आनी है बहुत गंभीर है। आज भी आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, ये जो एरोगेंसी है, ये जो आपका तरीका है, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। आप जो है ये बिल्कुल अपनी भी इंसल्ट करवा रहे हो और अपने पार्टी की भी इंसल्ट करवा रहे हो कि ऐसा कैडर बेस्ड का पार्टी अगर आपके पास है तो आप इतना अड़ियल, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कैसा कर सकते हैं? क्या बाकी सारी दुनिया मूर्ख है और आप ही इतने होशियार हो? तो ये आपकी एरोगेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आपको आज सत्ता से हाथ धोना पड़ा और आपका पतन हुआ है। इसके बाद में 12 नंबर फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है गुंडागर्दी आपके कार्यकर्ता की। जो आपके वर्कर थे उनकी बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी। अगर वो गुंडागर्दी कर रही थी तो आपके पास में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में होते हुए आपके पास कोई ऐसा विंग नहीं था बना के रखा कि जो नज़र रखे कि जो आपको छुपके से रिपोर्टिंग दे, कि जो आपके पास में फीडबैक दे के हो क्या रहा ऑन ग्राउंड में। ठीक है, जिन्होंने बेचारों ने वोट नहीं डाली या दूसरी पार्टी को फॉलो करते हैं तो क्या उनका दोष है यार, उनके ठीक है, उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो इतनी जो गुंडागर्दी करने वाले बंदों का आप लगाम नहीं लगा सकी, दुनिया त्रास हो रही है। आज अगर आपका पतन हुआ तो कितनी दुनिया जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही है। आपको जनसलाब नहीं नज़र में आ रहा कि इतना जनसलाब आया हुआ है वेस्ट बंगाल में, रैलियों में इतना बड़ा जनसलाब था, नुक्करों में जो नुक्कर सभा थी उनमें इतना जनसलाब था, इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोगों ने आके वोटिंग किया। क्या सारा मीडिया बेवकूफ़ है? क्या सारे की सारी जो रिपोर्टिंग हो रही वो बेवकूफ़ है? सारा प्रिंट मीडिया बेवकूफ़ है? क्या खाली आप ही होशियार बचे? जहाँ जो मोदी विरोधी जो है वो होशियार बचे? जहाँ ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो बंदे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप को सब कुछ मानते हैं, उन्हीं में सारी की सारी इनकी फिलॉसफी घुसी रहती है। अपना दिमाग तो लगाना नहीं, जो फोटो आ गई जो आ गया व्हाट्सएप ग्रुप वो छापता, उसी चीज़ों को आप सही मानते हो। सब बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है। जो बीजेपी को फॉलो करने वाले या बीजेपी फिलॉसफी वाले बंदे हैं, क्या वो बंदे बेवकूफ़ लगते हैं आपको? तो आपका ये जो पतन के 12 रीजन हैं, ये आपको ऐसा ही नहीं पतन हुआ, आपकी करतूतों की वजह से हुआ, आपका जो बिहेवियर था उसकी वजह से हुआ। आप ढंग से नहीं चला पाए, आप अपनी पार्टी को लगाम नहीं दे पाए। जब मुख्यमंत्री बैठ जाता है उसका धर्म बनता है कि स्टेट में हर एक बंदे, गरीब की अमीर की, किसी भी जात बरादरी की, सबकी सुनवाई होना। तो आपने नहीं किया ऐसा, इसीलिए आपको आरजी कर की जो पीड़ित थी उसकी मदर को जो है बीजेपी ने सीट दिया। क्या आप नहीं थी सीट दे सकते? आप नहीं थे उनको सहानुभूति दिखा सकते? क्या आपको नहीं था ये संदेशा खाली वाला केस नजर आ रहा? तो ये सारी चीज़ों को आपने आंखें बंद करके खाली आपके पास में जो गलत फीडबैक वाले बंदे थे उन्हीं के ऊपर में भरोसा करा, जो आपको खाली हवा देने वाले बंदे थे। आज भी जो आपको राहुल गांधी जो है आपको इलेक्शन से पहले हरवाना चाहता था, अभी आपको हवा बनाना चाहता है। क्यों? आपकी जो एमपी की सीटें हैं वो उसको चाहिए लोकसभा के अंदर। तो आपको ये समझना होगा कि ये हवाबाजियाँ जो है किसी काम नहीं आती, ये आपका तरीका गलत है। आप जाकर रिस्पेक्टफुली रेजिग्नेशन दे दीजिए, वो इज्जत आपकी बनी रहेगी। अगर नहीं दोगे तो 7 तारीख को आप घर में जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी लगा के बैठ जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको संविधान में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ कि अगर कोई नहीं रेजिग्नेशन देता तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। जेंटलमैन, इतनी बात कहता हुआ विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।